पहले तो सभी दर्शकों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मेरे को बधाइयाँ साझा की। उनका आभार। मेरी इस जर्नी में जो भी मेरे लिए सहायक बने या फिर जो जिन्होंने मेरी इस जर्नी में योगदान दिया, उन सभी का आभार। तो देखिए साथियों, रिवीजन पे बात चल रही थी अपनी। इससे पहले दो साथियों ने बताया कि रिवीजन किस तरह से करना है, तो मैं भी कुछ मेरे विचार साझा करना चाहता हूँ कि किस तरह से मैंने मेरी इस जर्नी में रिवीजन किया, या फिर रिवीजन शब्द पे बार बार जोर दिया जाता है। हर जगह देखोगे आप रिवीजन रिवीजन रिवीजन, क्या आखिर रिवीजन ही है चयन की सबसे बड़ी चीज जो मानी जाती है? वो रिवीजन है। क्यों? क्योंकि एग्जाम हॉल में आपको कम समय में ज्यादा चीजें देनी पड़ती है, या फिर आपको आउटपुट निकालना पड़ता है। ये चीज कब आती है? जब बार बार आप उस टॉपिक का रिवीजन करते हो और वो चीजें आपको टिप्स पे हो जाती है, तभी इन चीजों से फिर आपका आउटपुट निकलता है। तो रिवीजन के लिए सबसे पहले ये है कि आप आपका जितना भी सिलेबस है उसको आप पहले तो डिवाइड कीजिए, और फिर आप उसके हिसाब से दिन प्रतिदिन आपके टॉपिक जो हैं उसको आप कंटिन्यू पढ़ते जाइए। जैसे 3 सब्जेक्ट है, अपन पेपर साइंस के पेपर की बात करें, अपना जो दूसरा पेपर होता है उसमें 3 सब्जेक्ट है और एक टीचिंग मेथड है, ठीक है? तो टोटल 4 सब्जेक्ट हो गई। तो आप जैसे सोच लीजिए कि मुझे 5 दिन में केमिस्ट्री निपटानी है। आपने पढ़ तो रखी है काफी लंबे समय से, आप यदि तैयारी कर रहे हो तो आपने एक बार सिलेबस तो पूरा कर रखा है, तो 5 दिन में पूरी केमिस्ट्री आपको पढ़ लेनी है एक बार। उसके बाद फिर मैं मेरा तरीका बताता हूँ, कोई दूसरा तरीके से भी पढ़ सकता है, तो वो अपना अपना तरीका होता है। जिस तरह से मैंने देखा कि मैं 5 दिन में पूरी केमिस्ट्री पढ़ के साइड में रखता था और फिर अगले 5 दिन में बायो को पढ़ता था। इस तरह से लास्ट समय में अपन को ऐसे ही सब्जेक्ट को कवर करना पड़ेगा, जिससे आप बढ़िया कर सकते हो एग्जाम। देखिए सर, एक क्वेश्चन आ रहा है कि एनसीईआरटी बुक काफी है। तो देखिए ये सर सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वेरी करता है और टॉपिक टू टॉपिक भी वेरी करती है ये चीज कि एनसीईआरटी बुक काफी है या नहीं। अब जो टॉपिक दिया हुआ ही नहीं है एनसीईआरटी में, फिर आप कहोगे कि वो एनसीईआरटी उसमें काफी है कि नहीं, वो टॉपिक है ही नहीं। जैसे बात करूं मैं केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में एक टॉपिक है जो एनसीईआरटी में नहीं है, बाकी अधिकांश टॉपिक दिए हुए हैं एनसीईआरटी में। तो एनसीईआरटी काफी होना या नहीं होना ये एक अलग बात है, लेकिन आप जब भी तैयारी करते हो एनसीईआरटी आपका पहला स्टेप है। एनसीईआरटी आपको टिप्स पे होनी चाहिए, उसके बाद आप आगे बढ़ोगे। बढ़िया, उससे अच्छा लेवल यदि बनाना है ना, तो फिर आगे बाद में बढ़ना है। और मैं तो कहता हूं 90% आपका सिलेबस केमिस्ट्री का अच्छे ढंग से हो जाएगा यदि आपकी केमिस्ट्री में एनसीईआरटी पे पकड़ है। बढ़िया ढंग से आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो केमिस्ट्री में तो मैं ये कह सकता हूं कि जितने भी क्वेश्चन आएंगे 40 आ जाए या फिर 45 क्वेश्चन, वो पेपर टू पेपर वेरी करता है। तो जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसमें से 90% क्वेश्चन एनसीईआरटी से आपको हूबहू मिल जाएंगे। इस तैयारी कम है या नहीं है। और आखिरी के जो दिन होते हैं एग्जाम से पहले का एक आध महीना जो होता है, उसमें मेरे को तो ये लगता है सर कि टेस्ट से ज्यादा आपको जो चीज आपने पढ़ी है उसको आप समराइज कीजिए, और लास्ट समय में आप कितना कलेक्ट करके एग्जाम हॉल में पहुंचते हो, तो उससे पहले आपको सारी चीजें एक साथ आपके माइंड में स्टोर करनी होती है। लंबी तैयारी होती है, मान लो कोई बंदा 1 साल से तैयारी कर रहा है, कहीं ने तो 3-3 एग्जाम दे रखे हैं, तो इतनी लंबी तैयारी में आखिरी समय में वो सारी चीजें समेट के एग्जाम हॉल में पहुंचना होता है। तो वो सारी चीजें आप समेटिए। अब 1 महीना रहा है और बहुत वास्ट सिलेबस है, लगभग 15 एक सब्जेक्ट होती है, छोटी मोटी सब्जेक्ट सब माने अपन जीके वगैरह सब, तो सारी सब्जेक्ट 15 सब्जेक्ट 1 महीना रहा है, तो 2-2 दिन मिल रहे हैं एक सब्जेक्ट को। तो आप उस चीजों को अब समेटना शुरू कीजिए। आखिर में कोई एक आध फुल लेंथ टेस्ट है तो वो दे दीजिए, बाकी ये आप फिर रोज टेस्ट दे रहे हो और उसका एनालिसिस कर रहे हो, फिर डिप्रेशन में जा रहे हो। तो देखिए साथियों, सबसे पहले मैं केमिस्ट्री के बारे में बताऊंगा। 3 सब्जेक्ट है तो तीनों सब्जेक्टों के बारे में अलग अलग बताएंगे। जिसकी सब्जेक्ट जो अच्छी थी, या फिर जो उस सब्जेक्ट में आगे कोशिश कर रहा है बड़े एग्जाम्स के लिए, या फिर जो उस सब्जेक्ट में अच्छी नॉलेज रखता है, तो उसके हिसाब से मैं केमिस्ट्री के बारे में आपको बताऊंगा। फिर आगे जो भी सब्जेक्ट होगी वो अपने विनीत जी वगैरह ये सब सर बता देंगे। पहले मैं केमिस्ट्री के बारे में आपको बता दूं। देखिए रसायन विज्ञान अपने टॉपिक अनुसार अंक वितरण। तो पहला अपना टॉपिक है, देखो केमिस्ट्री में पहला टॉपिक होता है अपना परमाणु संरचना और मोल अवधारणा, यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर और मोल कॉन्सेप्ट। तो इसमें देखिए आप परमाणु संरचना जब पढ़ना शुरू करते हैं, परमाणु संरचना में एनसीईआरटी जब आप पढ़ना शुरू करोगे, तो उसमें उस दूसरे चैप्टर के आखिर में एक टॉपिक दिया होता है आपका क्वांटम संख्या। क्वांटम संख्या ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपना परमाणु संरचना में। वैसे तो सिलेबस में दिया हुआ एक एक सब टॉपिक, एक एक वर्ड जो होता है वो सब इंपॉर्टेंट ही है, लेकिन आखिरी दिनों में आप यदि सबसे ज्यादा ध्यान दोगे ना, तो वो क्वांटम संख्या में दोगे। आपने अक्सर देखा होगा कि आरपीसी का ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा युग्म क्वांटम संख्याओं का सही है या फिर नहीं है, और उसमें अलग अलग तरह की क्वांटम संख्या दी होती है। तो आपको इस टॉपिक पे ध्यान देना है परमाणु संरचना में। और कुछ सिद्धांत थे, जैसे पाउली का अपवर्जन का सिद्धांत है, ऑफ-बो का अधिकतम बहुलता का सिद्धांत है, ये हुंड का अधिकतम बहुलता का सिद्धांत है, ऑफ-बो नियम है, ये सारी चीजें आती हैं, ये अपनों को पढ़ना है परमाणु संरचना में। फिर अपने को देखो मोल अवधारणा एक टॉपिक दे रखा है। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है मोल अवधारणा में सीमांत अभिकारक, सीमांत अभिकारक, लिमिटिंग रिएजेंट। और लिमिटिंग रिएजेंट के द्वारा किस तरह से आप प्रोडक्ट को डिसाइड करोगे कि उसकी मात्रा खत्म होने पे प्रोडक्ट कितना मात्रा में बनेगा। तो इस तरह के सीमांत अभिकारक से जो जिस तरह के क्वेश्चन बनते हैं ना लिमिटिंग रिएजेंट से, उस पर थोड़ा सा ध्यान देना है। फिर देखिए अपन इसमें देखो हर साल इन दोनों टॉपिकों से 4 क्वेश्चन आते हैं और अंक भार इसका कितना है 8 नंबर का है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत ही बेसिक चीजें होती है मोल अवधारणा में और परमाणु संरचना में। आप इसको बढ़िया ढंग से एनसीईआरटी से इन दोनों टॉपिकों को करके 8 में से 8 नंबर प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। तो आगे चलिए, दूसरा अपना जो टॉपिक है वो रासायनिक आबंधन और आणविक संरचना है। इसमें आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है एक तो एमओटी पे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ये बहुत फेमस टॉपिक है आरपीसी का, ठीक है। उसके बाद है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, इस पे ध्यान दें। इसमें आपको आप यदि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखोगे तो इन दोनों टॉपिकों से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे, एमओटी और ये अपना वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। तो इन दोनों को आपको बढ़िया ढंग से पढ़ना है। वैसे तो सिलेबस में दी हुई सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन आखिरी का 1 महीना है तो मैं आपको ये सब टॉपिक बता रहा हूँ इन टॉपिकों में से कि इनको आप सबसे पहले पढ़िए और उसके बाद दूसरे टॉपिकों को, ठीक है। उसके बाद देखिए तत्वों का वर्गीकरण और गुणों की आवर्तिता। इसमें देखिए सबसे पहले आपको ये जो ये गुणों का आवर्तिता है, इसमें सबसे ज्यादा होती है इंपॉर्टेंट एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी,
एक आयोनाइजेशन एनर्जी और एक है इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, और उसके साथ साथ एक होती है परमाणु का आकार यानी परमाणविक त्रिज्या। इन चारों को आपको पढ़ना है। एक तो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी एंथैल्पी, और एक है परमाणु का आकार यानी परमाणु त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या। यानी वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर इनमें क्या चेंज आता है, या फिर आवर्त में बाएं से दाईं ओर जाने पर इनमें क्या चेंज आता है। तो इनमें सबसे ज्यादा इनको आपको प्रायोरिटी देना है। फिर उसके बाद अपना अगला टॉपिक है इक्विलिब्रियम। देखो इससे अपना जो पीरियोडिक टेबल है ना, इससे क्वेश्चन आते हैं 2 और 4 नंबर के क्वेश्चन है। इनको आप इन तीनों टॉपिकों को शुरुआत की, ये 3 जो टॉपिक है इनको आपको एनसीईआरटी से पढ़ना है, बाकी कहीं कुछ भी नहीं पढ़ना है। ओनली फॉर एनसीईआरटी। एनसीईआरटी को एक बार पढ़िए बढ़िया ढंग से, और उसके बाद फिर क्वेश्चन लगाइए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, दैट्स ऑल, इनफ है ये, ठीक है। उसके बाद अपन पढ़ेंगे साम्यावस्था। देखो साम्यावस्था से एक क्वेश्चन आता है 2 नंबर का। तो साम्यावस्था में सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, देखो साम्यावस्था में एक तो होता है लास आतेलिये का नियम, का नियम, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इस अपने इस नियम से हर साल आरपीएससी एक क्वेश्चन पूछ रही है, ठीक है। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है, प्रोडक्ट की मात्रा बढ़ाने पर रिएक्शन किस तरफ जाएगी, रिएक्टेंट की मात्रा बढ़ाने पर रिएक्शन किस तरफ जाएगी। तो इस अपने नियम से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आया करते हैं अक्सर। उसके बाद देखिए रेडॉक्स अभिक्रिया। अब रेडॉक्स अभिक्रिया में ऑक्सीडेशन नंबर पूछते हैं आपसे। क्या पूछते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर। यहाँ पे अपन एक पेड़ रेडॉक्स अभिक्रिया, एक तो पूछेंगे आपसे ऑक्सीडेशन नंबर, और फिर आपसे पूछ सकते हैं कि किस कोई एक रिएक्शन दे देंगे और उसमें बताओ कि इसमें किसका तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। या फिर ये पूछ सकते हैं कौन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या फिर कौन वीक है। इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया में। उसके बाद अपना अगला जो टॉपिक था यहाँ पे कार्बनिक रसायन। तो सामान्य कार्बनिक रसायन में आईयूपीएसी नामकरण से क्वेश्चन आते हैं अक्सर, और उसके साथ साथ कार्ब धनायन और कार्ब ऋणायन की जो स्थायित्व का क्रम है, इनसे क्वेश्चन पूछती है अक्सर आरपीएससी, और आइसोमेरिज्म समावेशिता। फिर अगला जो अपना टॉपिक था वो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी उपसहसंयोजक यौगिक। उपसहसंयोजक यौगिक में इनका आईयूपीएसी नामकरण है और साथ ही साथ समावेशिता। तो उपसहसंयोजक यौगिक में थोड़े से स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन पूछती है, ग्रेजुएशन लेवल तक जाके आरपीएससी इसमें से क्वेश्चन पूछती है। तो इसको सबसे पहले तो एनसीईआरटी से पढ़ना है। किससे पढ़ना है? एनसीईआरटी से। और उसके बाद यदि कोई किसी कोचिंग के अच्छे नोट्स है जो आपके पास है, या फिर आप कोई आपके बीएससी में जो स्टैंडर्ड बुकें चलती है वहां से आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को पढ़िए एक बार, लेकिन सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़ोगे और उसके बाद आप दूसरी बुक्स को प्रेफर करोगे, ठीक है। अगला देखो यहाँ द्रव्य की अवस्था। इसमें जो गैसों के नियम है, गैसों के नियम यानी बॉयल्स नियम, चार्ल्स नियम, गैलुसेक नियम, अवोगाद्रो नियम, तो इन नियमों से क्वेश्चन पूछते हैं। और आजकल उनकी परिभाषाएं पूछने लग गए। एक तरफ 4 परिभाषाएं दे देंगे, एक तरफ लिख देंगे ये कौन सी परिभाषा किस नियम को बताती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये गैसों के नियम पढ़ने, और साथ ही साथ इसमें एक और टॉपिक है द्रव अवस्था। द्रव अवस्था, इन अपन जो ये द्रव्य की अवस्था है ना, इसको 2 भागों में बांटते हैं। एक तो है गैस अवस्था और एक है द्रव्य की अवस्था। तो द्रव्य की जो द्रव की अवस्था है उसको तो आपको पृष्ठ तनाव पढ़ना है, एक तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका टेम्परेचर के साथ क्या संबंध है, ताप बढ़ाने पे क्या होता है इसका, और ताप घटाने से क्या होता है। और एक है श्यानता, विस्कोसिटी। इन दोनों टॉपिकों को यहाँ पढ़ना है। और जो गैसों के नियम है द्रव्य की अवस्था में, एक तो है गैस अवस्था और एक है द्रव की अवस्था, ये दोनों है। तो इसमें एक तो गैस अवस्था में आपको गैसों के नियम पढ़ने, और द्रव अवस्था में पृष्ठ तनाव और श्यानता को पढ़ना। सॉलिड स्टेट, हाँ ठोस अवस्था। ठोस अवस्था भी आपके सिलेबस में शायद यहीं पे दिया हुआ है। तो ठोस अवस्था में आप यदि लंबे समय से तैयारी कर रहे हो तो आपको पता होगा कि जो अपनी 12th क्लास की एनसीईआरटी उसमें एक टेबल दी हुई है कि कौन से तरह का ठोस है, किस तरह का ठोस है, उसके एग्जांपल कौन से हैं, और उसमें जो उनकी जो विमाएं होती हैं या फिर जो एंगल्स होते हैं उनमें क्या रिलेशन। तो वहां उस टेबल से अक्सर क्वेश्चन आया करता है। और जो ठोसों के दोष हैं वहां से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखो ये जो अपना एस पी डी एफ और शून्य वर्ग, तो ये एक थोड़ा सा बड़ा पोर्शन है। यहाँ पे ये है ना, ये एक बड़ा पोर्शन है और इससे 3 क्वेश्चन आते हैं। लेकिन इसमें मैं कहना चाहूंगा कि आपको सबसे पहले ये पढ़ना चाहिए जीरोथ ग्रोथ एलिमेंट यानी शून्य वर्ग के जो तत्व है 18वां वर्ग। इसमें बहुत लिमिटिंग चीजें हैं, और इन तीनों में से यदि 3 क्वेश्चन आते हैं तो एक क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएगा। अब यदि आप पी और एस ब्लॉक पढ़ने जाओगे तो 11th और 12th में एस ब्लॉक 11th में भी है, और उसके बाद पी ब्लॉक है वो 11th और 12th दोनों में है। तो इतनी सारी चीजें पढ़ के आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, उससे अच्छा एक क्वेश्चन आप यहाँ से लिखो, क्योंकि अपनी जो आरपीसी है उसने एक अलग से इनको अलग से लिखा गया। बाकी ये है तो पी ब्लॉक के एलिमेंट, 18वां वर्ग है वो पी ब्लॉक में आता है ना, तो है तो ये पी ब्लॉक का एलिमेंट, लेकिन इनको अलग से स्पेशलाइज किया गया, अलग से लिखा गया। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आना कंफर्म है। तो इसको आप सबसे पहले पढ़ो, और फिर आप डी और एफ ब्लॉक के तत्वों को पढ़ो, और फिर आप पी ब्लॉक के तत्वों को। यदि टाइम मिलता है तो मेरे अकॉर्डिंग तो आपको इन तीनों टॉपिकों में से ये एक टॉपिक करके जाना चाहिए। यदि आपको आपकी केमिस्ट्री थोड़ी सी वीक है, जिसकी स्ट्रॉन्ग है वो तो तीनों टॉपिक करो, लेकिन जिसकी वीक है उसमें आप ये एक टॉपिक करके जाओ। यहाँ से एक क्वेश्चन मिल जाएगा, बाकी ये बहुत बड़ा सिलेबस है और इसमें से आपको केवल 2 क्वेश्चन मिलने वाले, ठीक है। फिर आपका अगला जो टॉपिक है वो है मेटलर्जी। यहाँ पे मेटलर्जी में आपको अयस्क के फॉर्मूले पूछे जाते हैं। तो इनको आप याद कीजिए, कौन से अयस्क का फॉर्मूला कौन सा है। तो सबसे पहले तो आपका काम यही रहेगा कि अयस्क के फॉर्मूले याद करने। फिर अपनी केमिकल काइनेटिक्स यानी रासायनिक बल गति की, यहाँ पे आपको 0th ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर, इन तीनों को ही पढ़ना है। 0th ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर। आपके सिलेबस में ये तीनों तरह की ही रासायनिक अभिक्रियाओं की रासायनिक बलगति की है। 0th ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर। इनके समीकरण पढ़ने आपको, समाकलित वेग समीकरण, अवकलित वेग समीकरण, और साथ ही साथ अभिक्रिया के वेग को किस तरह से लिखा जाता है, अपनी अभिक्रिया वेग नियम है वो लिखना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको केमिकल काइनेटिक्स में पढ़नी है, और इससे एक क्वेश्चन आता है अक्सर। और उसके साथ साथ हाँ आरएनएस समीकरण, आरएनएस समीकरण यानी किसी भी अभिक्रिया के वेग को टेम्परेचर से जो रिलेशन बताता है वो अपना आरएनएस समीकरण होता है। तो आरएनएस समीकरण पढ़ना है, और साथ ही साथ इन तीनों तरह की अभिक्रियाओं की रासायनिक बल गति की पढ़नी, केमिकल काइनेटिक्स पढ़नी, ठीक है। फिर अपना विलियन है। तो विलियन में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है
अणुसंख्यक गुणधर्म, अणुसंख्यक गुणधर्म, जो अपने 4 तरह के अणुसंख्यक गुणधर्म है ना, 4 तरह के अणुसंख्यक गुणधर्म, उनको आपको बढ़िया ढंग से पढ़ना है, चारों के फॉर्मूले याद होने चाहिए और उससे आने वाले जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है विलियन में। ये सबसे आसान टॉपिक है वैसे देखें तो, यहाँ पे अणुसंख्यक गुणधर्म से क्वेश्चन आते हैं और फिर राउल्ट के नियम से आदर्श अनादर्श विलियन और हेनरी का नियम, ये 4 टॉपिक ही है इसमें बढ़िया। सबसे पहले तो आप यहाँ से शुरू करें, अणुसंख्यक गुणधर्म से विलियन को शुरू करें, उसके बाद आप आदर्श और अनादर्श विलियन और उसके उदाहरण एग्जाम्पल से क्वेश्चन आता है। आपने देखा होगा आरपीएससी ने इस बार फर्स्ट ग्रेड का जो एग्जाम लिया उसमें भी आदर्श और अनादर्श विलियन से एक क्वेश्चन पूछा है और साथ ही साथ अणुसंख्यक गुणधर्म से भी वहां पे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद अगला अपन देखें, देखो विद्युत रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में 3 टॉपिक होते हैं, एक तो है अपना कोलराउस का नियम, कोलराउस नियम, और साथ में है अपना नेनसर्ट समीकरण, कोलराउस नियम, नेनसर्ट समीकरण, और उसके साथ साथ अपना एक है विलियता। ये 3 टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है नेनसर्ट समीकरण से एक क्वेश्चन हर बार आता है। क्या पता इस बार आरपीएससी कोलराउस नियम पे चली जाए, तो नेनसर्ट समीकरण और कोलराउस नियम, और उसके साथ साथ तीसरा है अपना विलेता। ये 3 टॉपिक है। उसके बाद अपनी सरफेस केमिस्ट्री, और एनसीईआरटी में जो एग्जांपल्स दे रखे हैं, टेबल्स बना रखी है, उसको पढ़ें। यहां से थोड़ा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है पृष्ठ रसायन से, जस्ट 1 सेकंड। ठीक है, तो पृष्ठ रसायन को आप प्योरली एनसीईआरटी से रीड कीजिए बढ़िया ढंग से। फिर अपनी है अभिक्रिया क्रियाविधि, ठीक है। इसमें आपकी एलिमिनेशन रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इस तरह की जो रिएक्शन है उनकी क्रियाविधि को आपको पढ़ना है, ठीक। और उसके बाद आखिरी जो टॉपिक है जो आपके 11th और 12th के सिलेबस में नहीं है, ग्रेजुएशन का पोर्शन है स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसको आपको प्योरली ग्रेजुएशन की जो बुकें होती है, स्टैंडर्ड्स बुकें होती है, वहां से पढ़ना है। बाकी सारा का सारा सिलेबस यदि आप एनसीईआरटी से पढ़ोगे तो मैं अभी दावे के साथ कह सकता हूं इसका 90% पोर्शन या 90% क्वेश्चन आपको केवल और केवल 11th और 12th की एनसीईआरटी बुकों से मिल जाएगा। लेकिन उसको पढ़ने का तरीका सबका अलग अलग होगा। 90% आएंगे इसका मतलब ये नहीं कि सभी 90% सही करके आएंगे। जिसने बेहतर ढंग से बार बार अच्छे तरीके से समझ के एनसीईआरटी बुक्स को पढ़ा होगा तो उनके लिए ये सारी चीजें बहुत आसान होगी। केमिस्ट्री सेकंड ग्रेड का एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सबसे आसान है। फिजिक्स और बायोलॉजी दोनों की तुलना में केमिस्ट्री का पेपर अभी तक, आगे भविष्य में तो क्या होगा कोई नहीं बता सकता, लेकिन अभी तक जो केमिस्ट्री की जितना भी पेपर मैंने देखा है, केमिस्ट्री सबसे सरल आती है सेकंड ग्रेड। तो आप बढ़िया ढंग से केमिस्ट्री को स्कोरिंग सब्जेक्ट बनाओ और उसके बाद आपकी स्कोरिंग सब्जेक्ट जो भी होती है, जैसे कोई मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से है तो वो फिजिक्स को बढ़िया बना दो, और जिसकी 11th 12th में बायोलॉजी थी तो वो बायोलॉजी को बेटर बना दो। सब्जेक्ट बेटर होनी चाहिए और एक सब्जेक्ट थोड़ी सी उसमें 10-15 क्वेश्चन तक आप पहुंच जाइए, तो फिर आपका सिलेक्शन बहुत आसानी से हो जाएगा। और सब्जेक्ट को आप ऐसे नहीं कि 40% क्वालिफाई करना है, सब्जेक्ट को तो स्कोर कीजिए। आप उस सब्जेक्ट के टीचर बनने जा रहे हो तो वहां से उस सब्जेक्ट को तो आप कम से कम स्कोरिंग बनाओ। जीके के पेपर तो आजकल आप देखते हो बहुत हार्ड आते हैं, तो वहां पे आप चीजें बता नहीं सकते कि कहां से क्वेश्चन आएगा, तो इस पेपर को आप थोड़ा सा स्कोरिंग कीजिए। तो ये था केमिस्ट्री के बारे में, मैंने काफी कुछ बताया। आगे यहां तक ये ना, हाँ यहाँ पे 1-2 टॉपिक और रह गए। देखो जैव और कार्बनिक रसायन, इसमें आपको कुछ दे रखे तत्व दे रखे, जैसे जिंक है या फिर कॉपर है या फिर कैल्शियम है, तो इनके बारे में पढ़ना है कि ये सजीव के शरीर में किस तरह से काम आते हैं और इनका महत्व पढ़ना है। फिर है जैव अणु बायोमोलिक्यूल्स और बहुलक, इन दोनों टॉपिकों को आप एनसीईआरटी से बढ़िया से पढ़िए। जो एक वर्ड दिया हुआ है बहुलक और जैव अणु में, उनको आपको पढ़ना है। जैसे ग्लूकोज की स्ट्रक्चर है, सेलुलोज की स्ट्रक्चर है, या फिर आप देखो कि स्टार्च की स्ट्रक्चर है, वो किससे बना हुआ है, उसका एकलक कौन है। बहुलक में जितने भी पॉलीमर्स है उनके मोनोमर्स आपको याद होने चाहिए, ठीक है, और उसके फॉर्मूले भी याद होने चाहिए, और उस बहुलकरण की प्रक्रिया कैसी है, किस बहुलकरण की प्रक्रिया के द्वारा ये बने हैं, वो चीज भी आपको पता होनी चाहिए। फिर है दैनिक जीवन में रसायन, ये भी आपका एनसीईआरटी से हो जाएगा, इसमें आप एनसीईआरटी से पढ़ सकते हो चीज, ठीक है। हाँ, इसमें जो ये टॉपिक है ना वो नया ऐड हुआ, आप देख लीजिएगा। इसमें ये जो टॉपिक है इसमें से कम एक क्वेश्चन तो आना ही है, और कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि इससे 2 क्वेश्चन भी पूछ लिए जाए, क्योंकि ये नया टॉपिक ऐड हुआ है। और ये शायद मेरे को लगता है कि फर्स्ट ग्रेड जो एग्जाम है उसका पहला पेपर होता है, जो सामान्य ज्ञान का पेपर होता है, उसमें ये पहले पेपर में भारतीय ज्ञान प्रणाली में रसायन विज्ञान, यहाँ तो रसायन विज्ञान लिखा हुआ है लेकिन उसमें लिखा हुआ है विज्ञान, तो उसमें विज्ञान से पूछ सकते हैं। यहाँ पे ये रसायन विज्ञान का सिलेबस है, तो जितने भी भारतीय वैज्ञानिक था जिनका केमिस्ट्री में योगदान है, वो चीजें आपको कुछ सोर्स के द्वारा खरीदनी पड़ेगी या फिर उसको देख के लाना पड़ेगा। या ये हाँ सर ने टेलीग्राम पे डाल रखा होगा, तो वहां से आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये चीज आपको कहीं नहीं मिलेगी, एनसीईआरटी वगैरह कहीं बुकों में नहीं है। तो ये कोई एक आध पीडीएफ पढ़ लेना 10-15 पेज की, वहां से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुल रसायन विज्ञान के 40 क्वेश्चन आते हैं, 80 मार्क्स की बढ़िया स्कोरिंग सब्जेक्ट है, उसको आप बढ़िया ढंग से कीजिए। देखो मैं भी आपके सामने पहली बार रूबरू हो रहा हूँ, तो काफी चीजें मैं भी इसमें स्किप कर सकता हूँ या फिर कुछ चीजें मैं भूल गया हूँ, तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, तो जैसे मेरे को टाइम मिलेगा या सर को टाइम मिलेगा तो वो चीजें आपको बता देंगे। तो कुछ चीजें होती है, तो हाँ इसमें एक अपना जो ठीक है ना, रासायनिक आबंधन, रासायनिक आबंधन, उसमें फाजांस नियम से क्वेश्चन आता है। फाजांस नियम क्या पढ़ लीजिए, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि आपको सॉल्ट दे देंगे, बताओ ये कौन सा सबसे ज्यादा अधिक सहसंयोजक गुण रखता है, कौन सा सबसे ज्यादा आयनिक गुण रखता है, तो इसको बढ़िया आप कीजिए। बाकी आपकी जो भी क्वेरीज है वो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। मैं आपके सामने पहली बार रूबरू हो रहा हूँ, तो कुछ चीजें मैं भी स्किप कर सकता हूँ, या फिर कुछ चीजें मेरे को जो आपको बताना था वो वीडियो के माध्यम से नहीं बता पाया, तो मैं कमेंट बॉक्स में वो चीजें आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। बाकी आगामी एग्जाम के लिए मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट।